नमस्कार साथियों, जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम भारतीय संविधान श्रृंखला को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें हमने संविधान के निर्माण के बारे में देखा। उसके बाद फिर हमने उसमें संविधान की विशेषताएं देखी, संविधान के भाग देखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां, ठीक। तो अब आज हम संविधान की अनुसूचियों को लेकर बात करते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक। तो हेडिंग डालें संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां, ठीक। आप देखेंगे तो ये जो जब संविधान बना हमारा, यानी प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में अगर हम बात करें तो संविधान के प्रारंभ में कुल 8 अनुसूचियां थी। कुल मिलाकर कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक। प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? तो वो है आपकी 8 अनुसूचियां, ठीक। परंतु अगर हम बात करें वर्तमान में, अगर हम वर्तमान में देखें, प्रेजेंट कंडीशन में अगर हम देखें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक। तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां, ठीक। अगर हम बात करें इन अनुसूचियों को लेकर तो इनका जो विवरण है वो निम्न है। विवरण निम्न है, यानी हम प्रत्येक अनुसूची पर बात करेंगे तो इन अनुसूचियों का जो विवरण है वो निम्न है, ठीक। विवरण निम्न है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? प्रश्न पूछा जाता है। तो जो प्रथम अनुसूची अगर हम बात करें तो वो संघ या राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र से संबंधित है। संघ क्षेत्र का वर्णन। तो प्रश्न बनता है कि किस अनुसूची में राज्य और उसके संघ क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो कौन सी अनुसूची है? प्रथम अनुसूची, यानी जो पहली अनुसूची है उसमें संघ क्षेत्र और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची। तो देखो एक चीज समझो, एक चीज आप समझो। देखिए अब हम बात कर रहे हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। तो अब क्या होगा, इसको संचालित करने के लिए कुछ पदों का वर्णन किया जाएगा, कुछ पद सृजित किए जाएंगे। भाई राज्य को संचालित करने के लिए कुछ पद बनाए जाएंगे, संघ क्षेत्रों को संचालित करने के लिए भी क्या किए जाएंगे? कुछ पद बनाए जाएंगे। संघीय व्यवस्था को संचालित करने वाले के लिए भी क्या बनाए जाएंगे? कुछ पदों का सृजन किया जाएगा। तो जो दूसरी अनुसूची है अगर हम बात करें तो दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों का उल्लेख करने या संवैधानिक पदों का उल्लेख किया गया है। संवैधानिक पदों का उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। यानी पहली अनुसूची में राज्य और उसके संघ क्षेत्र का वर्णन किया है। अब उसको संचालित करने के लिए जो पद हैं उनका वर्णन किसमें कर दिया गया है? दूसरी अनुसूची में। क्लियर हो रहा है ना? तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? संवैधानिक पदों से संबंधित है। क्लियर? अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची, तृतीय, या फिर आप लिख सकते हैं तीसरी अनुसूची। तो ध्यान रखो भाई, जब ये पद हैं, संवैधानिक पद हैं,
तो इन पदों को धारण करने वाले व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, एक शपथ दिलाई जाएगी। क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी कि मैं भविष्य में अपने पद पर रहते हुए जो कार्य कर रहा हूं उसका श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। तो वो किसको कहते, वो उसको हम क्या कहते हैं, शपथ कहते हैं। तो जो तीसरी अनुसूची है अगर हम बात करें तो किससे संबंधित है, शपथ एवं प्रतिज्ञान, शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। कौन सी अनुसूची, तीसरी अनुसूची। क्लियर हो रहा है ना। तो जो तीसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है, शपथ एवं प्रतिज्ञान। देखो हम कॉन्सेप्चुअल समझेंगे, रटने से काम नहीं चलेगा। पहले में राज्य और उसका संक्षेत्र का वर्णन है, अब दूसरे में क्या है, उसको संचालित करने के लिए जो पद है उनको हम क्या कहेंगे, संवैधानिक पद। तो दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों का वर्णन है और तीसरी अनुसूची में जो भी पद होंगे वो अपने कार्य को संचालित करें सही तरीके से, इसके लिए उनको क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। शपथ एवं प्रतिज्ञान का वर्णन है कौन सी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में। क्लियर हो रहा है ना। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची। अब बात करते हैं कौन सी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो अगर हम बात करें चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची अब बात करेगी कि जो पद ग्रहण किए गए हैं उनमें सबसे बड़ा सदन जो होगा वो होगा कौन, राज्यसभा। कौन होगा, राज्यसभा। तो सबसे पहले अब चौथी अनुसूची बात करेगी किसकी, सबसे बड़े हाउस यानी राज्यसभा की। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें, राज्यसभा। राज्यसभा या इसी को क्या कहते हैं, उच्च सदन। क्या कहते हैं, उच्च सदन। राज्यसभा कह लो या क्या कह लो, उच्च सदन। तो राज्यसभा या उच्च सदन में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, तो वो है कौन सी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। क्लियर हो रहा है ना। तो चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। कोई समस्या यहां तक, हाँ भाई नोट करते जा रहे हैं, ठीक, एक बार नोट कर लो आप इसको, आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची। कौन सी अनुसूची, पांचवी अनुसूची। ठीक, चौथी अनुसूची हो गई। अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची। तो जो फिफ्थ पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची, जो पांचवी अनुसूची है वो आप देखेंगे तो एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित। यानी कहने का मतलब कि जो एससी एसटी क्षेत्र हैं भारत में, जो एसटी का मतलब है शेड्यूल कास्ट और एससी का मतलब है शेड्यूल कास्ट और एसटी का मतलब है शेड्यूल ट्राइब, ये जातीय क्षेत्र हैं, यानी अनुसूचित जाति और ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। तो इनके क्षेत्रों का प्रशासन कैसे संचालित होगा, कौन इन क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है, इनके प्रशासन को संचालित करने के लिए कौन जिम्मेदार है, इस सारी चीजों का वर्णन किसमें है, पांचवी अनुसूची में है। किसमें है, पांचवी अनुसूची। अब बात करते हैं छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची, तो देखो जो छठवीं अनुसूची अगर आप बात करें तो इसमें मुख्यतः 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला राज्य है असम, असम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, मिजोरम और मिजोरम के बाद मेघालय। क्या है, मेघालय। तो ये जो स्पेशल 4 राज्यों का वर्णन इसमें किया गया है कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्यों के, मेघालय राज्यों के एससी एसटी क्षेत्रों का प्रशासन, एससी एसटी क्षेत्रों का प्रशासन, क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित। ध्यान रखना दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों ही एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, दोनों ही अनुसूचियां। कौन कौन सी, पांचवी और छठवीं। लेकिन अंतर क्या है, पांचवी अनुसूची पूरे देश में जहां भी एससी एसटी हैं उनके क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, जबकि छठवीं अनुसूची में मुख्यतः 4 राज्यों का स्पेशल वर्णन किया गया। इसमें कौन कौन, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इन राज्यों में जो एससी एसटी क्षेत्र होंगे उनके प्रशासन से संबंधित है कौन सी अनुसूची, छठवीं अनुसूची। क्लियर हो रहा है ना। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम।
क्लियर हुआ यहां तक? कोई समस्या किसी को? ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची। नोट करते जा रहे हैं ना आप लोग? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक, आगे बढ़े। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। तो अगर हम बात करें 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची विषयों का बंटवारा। किसका बंटवारा? विषयों का बंटवारा, यानी विषयों के बंटवारे से संबंधित है। विषयों के बंटवारे से संबंधित। क्या है विषय? संबंधित। क्या है विषय? तो ध्यान रखें, विषय वो क्षेत्र हैं जिन पर सरकारें कानून बनाती हैं। विषय वो क्षेत्र हैं जिन पर सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। क्लियर हो रहा है ना? और उन विषयों का बंटवारा किया गया कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। और बताया गया है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में 3 विषय, यानी जो विषय बांटे गए वो कितने भागों में? 3 भागों में बांटे गए। ठीक, पहला है संघ सूची के विषय। संघ सूची, संघ सूची के विषय। क्लियर हो रहा है ना? संघ सूची के विषय है फर्स्ट। दूसरा है राज्य सूची के विषय। दूसरा किसके हैं? राज्य सूची के विषय। राज्य सूची के विषय। ठीक, और तीसरे हैं, वो हैं समवर्ती सूची के विषय। किसके विषय? समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची के विषय। सूची के विषय। क्लियर? ठीक, तो विषयों का जो बंटवारा है वो कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में। संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। ध्यान रखें, संघ सूची में वो विषय रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार। कानून बनाने का अधिकार। बनाने का अधिकार किसको है? संघ सरकार को है। कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को। किसको है? संघ सरकार को। क्लियर हुआ? तो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है? संघ सरकार को। किस सूची में? संघीय सूची में। क्लियर हो रहा है ना? दूसरे नंबर पर है कौन सी सूची? राज्य सूची। तो राज्य सूची में वो विषय रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार। कानून बनाने का अधिकार। बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सूची को। राज्यसभा को नहीं, राज्यों को है। कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। राज्य सरकार को। क्लियर हो रहा है ना? जैसे आपने देखा होगा 2 तरह की सरकारें हैं भारत में। केंद्र की सरकार अलग है और राज्य की सरकार अलग है। हर राज्य की अपनी एक सरकार है। तो राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बना सकता है? राज्य सरकार। और केंद्रीय विषय या संघ सूची विषय है, संघ सूची के जो विषय उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? संघ सरकार का है। क्लियर हो रहा है ना? तीसरे नंबर पर है कौन सी? समवर्ती अनुसूची। कौन सी? समवर्ती। तीसरे नंबर पर है वो क्या है? समवर्ती। तो समवर्ती अनुसूची अगर आप देखेंगे या समवर्ती सूची आप देखेंगे तो इसमें कानून बनाने का अधिकार, यानी इसमें वो विषय रखे गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को दिया गया है। अधिकार किसको दिया गया है? दोनों सरकारों को। दोनों सरकारों का मतलब यहां पर क्या है? दोनों सरकारों को। दोनों सरकारों को। ठीक, और दोनों सरकारों से मतलब यहां पर क्या है? राज्य सरकार भी कानून बना सकती है समवर्ती सूची के विषय पर, और केंद्र सरकार या संघ सरकार भी कानून बना सकती है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक, लेकिन ध्यान रखें एक अंतर है थोड़ा सा। समवर्ती सूची में थोड़ा सा अंतर है कि मान के चलो कोई एक विषय हो समवर्ती सूची में और उस पर दोनों सरकारों ने कानून बना दिया हो। केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया हो एक ही विषय पर, और उसी विषय पर कानून बना दिया हो किसने? राज्य सरकार ने। समझे? यानी एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने अगर कानून बना दिया है और वो किस विषय, किस सूची का है? समवर्ती सूची का विषय है, तो उस पर जो मान्यता होगी वो किसकी होगी? केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का मान्य नहीं होगा। बस इतना अंतर है। क्लियर हो रहा है ना? तो नोट कर लो, समवर्ती सूची में थोड़ा सा अंतर है। यदि किसी एक विषय पर
किसी एक विषय पर दोनों सरकारें क्या बना चुकी हों, कानून बना चुकी हों या बना देती हैं, कानून बना देती हैं, तब केंद्र सरकार के कानून को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तब केंद्र सरकार या संघ सरकार के कानून को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। समझ में आ रहा है ना? यानी जो मान्य होगा वो किसका होगा, केंद्र सरकार का मान्य होगा, न कि राज्य सरकार का। क्लियर हो गया? तो ये समवर्ती सूची के विषय पर है और इनका वर्णन कौन सी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। क्लियर हो गया? विषयों का बंटवारा कंफर्म हो गया। ठीक, अब बात करते हैं अगली अनुसूची। नोट कर ले भाई। ठीक ठीक, अगला जो भाग, अगली जो अनुसूची है वो अगली अनुसूची कौन सी है, अनुसूची 8। अनुसूची 8। और जो अनुसूची 8 है वो किससे संबंधित है, तो भाषाओं से संबंधित है। किससे? भाषा। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। ठीक, तो अनुसूची 8 में किसका वर्णन किया गया है, भाषाओं का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, भाषाओं का। और ध्यान रखें, मूल संविधान में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर कितनी, 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। यानी मूल संविधान में जो भाषाओं की संख्या है वो कितनी है, 14 भाषाएं। 14 भाषाएं हैं। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो इस सूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं शामिल हैं, 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं शामिल हैं। क्लियर हुआ? तो वर्तमान में कितनी भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है अनुसूची में, 22। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। क्लियर हुआ? ठीक, अब कब कौन सी भाषा जोड़ी गई ये थोड़ा सा आगे देखेंगे हम। फिलहाल केवल अनुसूचियां देख रहे हैं, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई आगे देखेंगे। क्लियर? आगे देखेंगे। अगली अनुसूची है कौन सी अनुसूची, अनुसूची 9वीं। अनुसूची 9। अनुसूची 9। ठीक, अनुसूची 9 में क्या है, तो ध्यान रखें, अनुसूची 9 में है, देखो एक चीज समझो थोड़ा सा। पहला पॉइंट तो यह है कि ये मूल संविधान में नहीं, मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं। क्लियर हुआ? यानी मूल संविधान में 9वीं अनुसूची का वर्णन नहीं किया गया था। पहला पॉइंट। क्लियर हुआ? ध्यान रखें, ये अगर नहीं तो कभी तो जोड़ी गई होगी, बाद में ही जोड़ी गई होगी भाई, ये तो कंफर्म है। तो इसको बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसे 1951 में 1951 में क्या किया गया, जोड़ा गया। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या ये मूल संविधान में थी, नहीं थी। इसको कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब? 1951 यानी 1951 में जोड़ा गया। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक, अब था क्या इसमें, तो देखो थोड़ी सी कहानी समझ लो, इसको जोड़ने के पीछे कारण क्या था, समझे। देखो जब हम स्वतंत्र हुए तो हमें क्या करना था, अपना विकास करना था। और विकास करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता थी, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कहने का मतलब हमें रोड भी बनाने थे, हमें रेलवे का भी विकास करना था, हमें फैक्ट्रियां भी डालनी थी ताकि रोजगार बढ़े, अन्य सारी चीजें बढ़े। इन सारी चीजों की आवश्यकता थी। साथ ही साथ हमें खाद्यान्न संकट से भी उबरना था। लेकिन ध्यान रखें,
इस समय पर जो रोड है, रेलवे है, फैक्ट्रियां, खाद्यान्न, इनके लिए किसकी आवश्यकता थी? जमीन की। भाई मूल उद्देश्य इनके लिए किसकी आवश्यकता थी? जमीन की। पहली चीज समझें, मूल उसके लिए क्या था? जमीन चाहिए थी। और जमीन जो थी उस समय पर आप देखेंगे कि व्यक्ति का मूलाधिकार था। व्यक्ति का क्या था? व्यक्ति का मूलाधिकार था जमीन। यानी अगर आप किसी व्यक्ति की जमीन ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके मूलाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। और जो जमीन जो थी वो आर्टिकल 31 के तहत क्या थी? मूलाधिकार थी। क्लियर हो रहा है ना? तो अगर सरकार किसी व्यक्ति की जमीन ले रही थी तो इसका मतलब है उसके आर्टिकल 31 का यानी मूलाधिकार का क्या कर रही थी? उल्लंघन कर रही थी। क्लियर हो रहा है ना? और मूलाधिकार के उल्लंघन की स्थिति में आप सीधे या तो सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। समझ में आ रहा ना? या फिर आप आर्टिकल 226 के तहत आप कहां जा सकते थे? हाई कोर्ट जा सकते थे। क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि भाई मूलाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, सरकार जबरदस्ती जमीन ले रही है आपसे, तो आप या तो हाई कोर्ट जाएंगे या फिर कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपके मूलाधिकार का उल्लंघन था। तो इस तरह से सरकार के खिलाफ बहुत सारे मामले कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चले गए। समझना चीजें। अब जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जो सरकार विकास कर रही थी, जो रोड बना रही थी, वो रोड क्या हो गया? उस पर स्टे आ गई, यानी वो काम वहां पर क्या हो गया? रुक गया। सरकार बहुत परेशान, क्योंकि सरकार को क्या चाहिए? विकासात्मक कार्य चाहिए, क्योंकि लोगों की जीविका को भी बढ़ाना है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि 1951 में प्रथम संविधान संशोधन कर दिया। संविधान में पहला संविधान संशोधन कर दिया। क्लियर हो रहा है ना? और उसने एक अनुसूची जोड़ दी। इस अनुसूची को कहा गया कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। क्लियर हो रहा है ना? और सरकार ने कहा कि संविधान के किसी भी हिस्से, कहीं से भी अगर हम किसी भी भाग को, किसी भी पार्ट को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी बात को उठा के हम ये घोषित कर देंगे कि ये 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है सरकार द्वारा, तो फिर उस पर न्यायपालिका को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। समझ में आया क्या कहा गया? यानी इन सारी चीजों को सरकार जब कार्य कर रही थी तो लोग कहां जा रहे थे? न्यायपालिका में। और उन सारी चीजों को रोक कौन रहा था? न्यायपालिका ही तो रोक रही थी। न्यायपालिका ही तो रोक रही थी। सरकार ने क्या किया कि पहला संविधान संशोधन कर दिया और एक अनुसूची जोड़ दी। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। क्लियर हुआ? और कह दिया सरकार ने कि संविधान के किसी भी हिस्से को, किसी भी बात को, संविधान में कुछ भी लिखा है उनमें से किसी भी बात को अगर हम उठा के किस में डाल देंगे? 9वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे। कह देंगे कि ये 9वीं अनुसूची का विषय है या 9वीं अनुसूची का भाग है, तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अथवा कह सकते हैं न्यायपालिका को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्लियर हो गया? और इस तरह से सरकार ने लोगों से जमीन लेकर और अपने विकासात्मक कार्यों को क्या किया? पूरा किया। तो क्लियर, कंफर्म हो गया क्यों जोड़ी गई है 9वीं अनुसूची? समझ में आया? ठीक, लिख लें तो इसको देखें। इसके अंतर्गत शामिल किए गए किसी, इसके अंतर्गत शामिल किए गए संविधान के किसी विषय पर न्यायपालिका को, संविधान के किसी विषय पर न्यायपालिका को बोलने का कोई अधिकार नहीं। क्लियर हो गया? समझ में आया ना? ठीक, तो इसमें इन विषयों को शामिल किया गया। ये थी कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। कंफर्म? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ें।
अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची, हटा दो इसको। अगला है 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। ठीक, तो ध्यान रखें ये भी मूल संविधान में नहीं, पहला पॉइंट लिखें, इसका वर्णन भी मूल संविधान में नहीं, मूल संविधान में नहीं, मूल संविधान में वर्णन नहीं, वर्णन नहीं। क्लियर हुआ? यानी 10वीं अनुसूची का वर्णन मूल संविधान में नहीं। ठीक, तो अब इसे कब जोड़ा गया और इसकी क्या आवश्यकता हुई, तो समझो 1985, समय कब है? 1985। ठीक, समझ में आ रहा है ना? और इस समय पर जो प्रधानमंत्री हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो है राजीव गांधी जी। कौन है? राजीव गांधी, राजीव गांधी जी। ठीक, और इस समय पर क्या हो रहा था, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र सरकार में हो, क्या हो रहा था कि जो सांसद या विधायक थे, जो सांसद या विधायक थे, वो अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को छोड़कर किसी भी पार्टी में ट्रांसफर हो जाते थे। इससे पहले क्या आ रहा है समझ में? मान के चलो कोई सांसद बीजेपी से जीते हुए हैं और पता चला कि उनको बहुत बड़ा फायदा या बहुत बड़ा ऑफर कांग्रेस ने दे दिया, तो वो अपनी पार्टी को छोड़कर कहां चले गए? कांग्रेस में चले गए। पता चला कांग्रेस के हैं और बीजेपी ने उनको बहुत बड़ा ऑफर दे दिया, तो कहां चले आए? बीजेपी में चले आए। तो इससे क्या हो रहा था, सरकारें अस्थिर हो रही थी। भाई सरकार कोई कार्य कर रही है तो फैसला कठोर लिए जाते हैं। आपको भी पता है कि सरकार कोई ना कोई जो फैसला लेती है वो क्या लेती है? कठोरता के साथ लेती है। तो कठोरता के साथ नहीं लेगी तो विकासात्मक कार्य नहीं कर पाएगी। और पता चला सरकार ने कोई कठोर फैसला ले लिया और दूसरा विपक्ष ने क्या किया, उस फैसले को बदलने के लिए कुछ लोगों को लालच देकर, कुछ सांसद या विधायकों को लालच देकर अपनी ओर मिला दिया। तो इससे सरकार क्या हो जाती थी? अस्थिर हो जाती थी। यानी सरकार जिस हिसाब से काम करना चाहिए था उस हिसाब से कार्य नहीं कर पाती थी। तो इसके लिए राजीव गांधी जी ने एक तोड़ निकाला। उन्होंने कहा कि देखिए हम क्या करेंगे कि इस दल बदल को ही क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। दल बदल को ही क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। और अंततः 52वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन किया गया। और वो संविधान संशोधन कब किया गया? 1985 में। और इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची। और इसमें कहा गया दल बदल कानून, ये किससे संबंधित थी? दल बदल कानून से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? दल बदल कानून का वर्णन, दल बदल कानून का वर्णन इसमें किया गया। क्लियर हो रहा है ना? तो आपसे जो प्रश्न करता है वो इतना ही करता है कि दल बदल कानून, देखो क्या है दल बदल कानून, कैसे इसका प्रावधान है, वो सब आगे देखेंगे हम, जब आपको लोकसभा या राज्यसभा जब संसद पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। ठीक है, डिटेल में। फिलहाल इतना समझो। तो दल बदल से कानून या दल बदल कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची। कब जोड़ी गई? 1985 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 52। किसके द्वारा जोड़ी गई? ये भी प्रश्न बन जाता है। क्या इसका वर्णन मूल संविधान में था? नहीं था। क्लियर हुआ? कोई समस्या किसी को? अगली अनुसूची। अब भाई सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। अगली अनुसूची 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। ठीक, तो ध्यान रखें पहला पॉइंट तो वही सब में कॉमन है कि मूल संविधान में इसका भी वर्णन नहीं, मूल संविधान में इसका भी वर्णन नहीं। ठीक, अब इसमें था क्या, तो ध्यान रखें एक गांधी जी ने एक प्रोग्राम या गांधी जी ने एक तरह से सपना देखा था। किसका? कि निचले स्तर पर भी हमें सरकारों का गठन करना चाहिए। एक दो स्तर तो थे ही, एक केंद्रीय स्तर और एक राज्य स्तर। गांधी जी का सपना था कि और इससे निचला स्तर भी होना चाहिए सरकारों का, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर से हो सके, ग्रामीण स्तर से हो सके। तो इसके लिए एक स्तर और होना चाहिए सरकारों का, और उसको हम कहते थे पंचायती राज या पंचायतों का गठन, जो था किसमें? आर्टिकल 40 में। किसमें वर्णन था? आर्टिकल 40 में। क्लियर हो रहा है ना?
और उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए सरकारों ने निरंतर प्रयास किए। ऐसा नहीं है कि यहीं पर इसी अनुसूची के तहत ऐसा हुआ, नहीं, सरकारों ने बहुत सारे निरंतर प्रयास किए, लेकिन संवैधानिक मान्यता जो मिली वो किस अनुसूची द्वारा? 11वीं अनुसूची द्वारा मिली। क्लियर हो रहा है ना? तो इस अनुसूची का भी वर्णन मूल संविधान में नहीं था। इसको कब जोड़ा गया? तो आप देखेंगे इसको जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब जोड़ा गया? 1992 में। और ये जो 11वीं अनुसूची थी वो किससे संबंधित थी? तो पंचायतों के गठन, पंचायतों के गठन से संबंधित थी। पंचायतों का गठन। क्लियर हुआ? तो पंचायतों के गठन से संबंधित कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। क्लियर हो रहा है ना? कोई समस्या किसी को? इसके बाद अगली अनुसूची, इसके बाद जो अगली अनुसूची है वो है 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। ठीक, तो इसके बाद जो अगली अनुसूची है वो है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। ठीक, और जो 12वीं अनुसूची ये भी मूल संविधान में इसका भी वर्णन नहीं, तो वो तो सब में कॉमन है। 8 के बाद में सब में एक पॉइंट कॉमन है। तो 12वीं अनुसूची ध्यान रखें, 11वीं अनुसूची में पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित। तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसको कब जोड़ा गया? इसको भी 1992 में। और इसमें क्या था? नगर पालिकाएं। किससे संबंधित थी ये? नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित। ध्यान रखें, पंचायतों का गठन कर दिया था, तो फिर शहरी लोग भी मांग करने लगे कि हमारे लिए भी पंचायतें होनी चाहिए, हमारे लिए, यानी एक तरह से दोनों ही साथ साथ मांग कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। तो फिर सोचा गया जब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठन कर दिया गया है तो शहरी क्षेत्रों को भी शामिल करना चाहिए। और अंततः शहरी क्षेत्रों के लिए भी अगला संविधान संशोधन किया गया। इसे कहते हैं कौन सा? 74वां संविधान संशोधन 1992। और इसके द्वारा नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया। क्लियर हुआ? तो इस तरह से जो सारी अनुसूचियां थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। क्लियर?